हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आई क्यू में आपका स्वागत है। तो वर्ब चैप्टर नंबर 14 जो कि अपनी लूसेंट बुक है, वापस अपनी पुरानी सीरीज़ पे लौटते हैं। कुछ चैप्टर्स इसके बाकी हैं। वन वीडियो वन लेसन की ये सीरीज़ है, इसको इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। उसी प्लेलिस्ट में ये हमारा वीडियो रहेगा। तो आज का हमारा चैप्टर नंबर 14 है, तो इसको हम जो है करते हैं स्टार्ट। तो चलिए देखते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो ये है, थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक से वर्ब के बारे में बात करते हैं। देखो, वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। ठीक है, क्रिया जो कि काम करने वाली होती है। ठीक है, करने वाली वाली मीन्स मैंने ये कहा कि ये कोई मेल या फीमेल का कोई चक्कर नहीं होता है। इसमें सिर्फ मतलब क्या है, यहाँ पे करने वाली का मतलब यहाँ पे ये है मेरा कि इससे है ना हमें ये पता चलता है कि जो भी डूअर है ना, अब जब जैसे मैं करने वाला कहूँ तो वो सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं बात करूँगा उसकी, है ना, मैं उससे सब्जेक्ट से रिलेटेड बात करूँगा उसकी। तो यहाँ पे करने वाली मैंने इसलिए किया कि कोई भी काम जो भी हो रहा है, कोई भी वर्क जो भी हो रहा है, वो क्या हो रहा है ना, तो वो चीज़ जो है हमारी वर्ब हमें बताती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको डिटेल में, इस पूरे चैप्टर को। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ वर्ब इज़ अ वर्ड used for saying something about some person or thing, or a verb is a word that states something about a person or thing। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों अलग अलग डेफिनेशंस दे रखे हैं। इसमें इसने ये बताया है कि एक वर्ब जो है ना, एक ऐसा वर्ड होता है जो कुछ कहता है, या तो किसी पर्सन के बारे में, या फिर किसी चीज़ के बारे में, या तो किसी व्यक्ति के बारे में, या किसी वस्तु के बारे में। वर्ब ऐसा वर्ड होता है, वो कुछ कहता है उसके बारे में। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, जैसे अदिति लाफ्स है। अब यहाँ पे अदिति है, और फिर ये अदिति करती क्या है ना, ये अदिति करती क्या है, लाफ मतलब हंसती है। ठीक है ना, अदिति हंसती है, तो क्या करती है अदिति, अदिति लाफ कर रही है, हंस रही है ना। तो यहाँ पे इस अदिति का एक्शन पता चला हमें। एक नया वर्ड और ऐड कर लो, नया नहीं है वैसे, पुराना ही वर्ड है ये, कोई नया वर्ड नहीं है। तो अदिति जो है क्या कर रही है, एक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे, तो वो हमें किससे पता चलता है, वो हमें वर्ब से पता चलेगा कि एक्शन क्या हो रहा है। ए वर्ब में टेल अस, एक वर्ब हमें क्या क्या बताती है, तीन चीज़ें बताती है हमें वर्ब। नंबर 1, वो बताती है कि व्हाट ए पर्सन और थिंग डज, यानी कि एक पर्सन या थिंग जो है क्या करता है। जैसे कि रमिता, जैसे कि वो ऊपर आया था ना, अदिति लाफ्स, अदिति क्या करती है, हंसती है। यहाँ पे है रमिता सिंग्स, बॉयज़ रन क्विकली, तो यहाँ पे बॉयज़ क्या कर रहे हैं, वो क्विकली दौड़ रहे हैं, मतलब जल्दी जल्दी चल रहे हैं। दूसरे नंबर पे हमें क्या पता चलता है वर्ब के द्वारा, व्हाट इज़ डन टू पर्सन और थिंग, मतलब चीज़ के साथ क्या किया गया, किसी चीज़ के साथ। वो चीज़ हमें कौन सी देखने को मिलेगी, वो हमें ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा, कि ऑब्जेक्ट के रूप में उस ऑब्जेक्ट, पर्टिकुलर सेंटेंस का एक ऑब्जेक्ट होता है, तो उस ऑब्जेक्ट के साथ क्या हुआ, तो वो भी हमें वर्ब के द्वारा ही पता चलता है। क्यों? क्योंकि कोई भी एक्शन जो है वर्ब डिनोट करती है। जैसे कि द चेयर इज़ ब्रोकन, अब चेयर के साथ क्या हुआ, यहाँ पे तो सब्जेक्ट ही है, चेयर के साथ क्या हुआ, वो क्या हो गई, ब्रोकन हो गई। तो हमें यहाँ से पता चला ना कि चेयर के साथ क्या हो गया। ओके, नेक्स्ट है तीसरी बात, ये क्या है, व्हाट डज ए पर्सन और थिंग इज, कि वो चीज़ क्या है, क्या चीज़ है या क्या पर्सन है, वो है क्या एक्चुअल में, वो है जैसे कि ग्लास इज ब्रिटल, या फिर द डॉग इज डेड। तो मतलब ग्लास क्या है, ब्रिटल है, वो किस चीज़ से पता चला हमें, इस वर्ब से पता चला, है ना। तो किस चीज़ से पता चला, सॉरी, ये जो इज़ है हमारा, इससे पता चला है ना कि वो है क्या चीज़। तो ये इज़ जो है दोनों ही सेंटेंसेस में, इसने द डॉग ने डेड के साथ जोड़ा, कि जो डॉग है वो क्या है, और जो ग्लास है वो क्या है ना। तो इस तरीके से ये तीन काम जो है हमारी वर्ब जो है हमारे करती है या बताती है किसी भी चीज़ के बारे में, या किसी भी व्यक्ति के बारे में, या डूअर के बारे में। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब जो है दो प्रकार की है, एक तो ट्रांजिटिव और दूसरी है इनट्रांजिटिव। सिंपल सी लैंग्वेज में, ट्रांजिटिव का मतलब होता है जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। इनट्रांजिटिव का मतलब होता है जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत
नहीं पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे आप विद डिटेल इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। अ वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट, एक ऐसी वर्ब जिसको ज़रूरत पड़ती है उसके बाद कि ऑब्जेक्ट होना चाहिए, टू कंप्लीट इट्स सेंस इज़ कॉल्ड ए ट्रांजिटिव वर्ब, उसकी सेंस को कंप्लीट करने के लिए, इसलिए हम उस वर्ब को क्या कहेंगे, जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, हम उस वर्ब को कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं आप, द मैन किल्ड अ स्नेक। अब यहाँ तक लिख दो अ मैन किल्ड, क्या किल्ड, क्या हो गया, क्या किसको किल कर दिया गया, तो यहाँ पे इस वर्ब को किसकी ज़रूरत पड़ रही है, आ स्नेक। अब आ स्नेक क्या है यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट, तो ये कौन सी वर्ब हो गई, ये वर्ब होगी ट्रांजिटिव, ठीक है। इस तरीके से हम चीज़ों को जान सकते हैं। दूसरा टाइप इसका क्या था, इंट्रांजिटिव, ए वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस, एक ऐसी वर्ब जिसको ज़रूरत नहीं है किसी भी ऑब्जेक्ट की उसकी सेंस को कंप्लीट करने के लिए, बट मेक्स गुड सेंस बाय इटसेल्फ, और इतना ही नहीं कि वो अपनी सेंस को भी जो है क्या कर सकती है, कंप्लीट कर सकती है खुद ही, इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब, इसीलिए उस वर्ब को क्या कहा जाता है, इंट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देख लो अ मैन डाइड, अब यहाँ पे डाइड जो है ना, इससे आगे इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, इस वर्ब को डाइड को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, इसका मतलब इसका बेस फॉर्म डाई है ना, तो ये कह सकते हो कि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब है हमारी जो डाई है, ठीक है। इस तरीके से भी आप चीज़ों को बेसिक जो तरीका है ना उससे समझ सकते हैं। अब उसके बाद एक नोट आ गया यहाँ पे, तो व्हाट और whom लगाकर जब हम प्रश्न करेंगे, जो भी हमें इनके प्रश्न के आंसर जो हमें मिलेंगे तो वो हमारे होंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट होंगे और वर्ब होंगे, तो हमें जब इनके आंसर मिलेंगे तो वो ट्रांजिटिव वर्ब में मिलेंगे, ठीक है। वैसे इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी अच्छे तरीके से इसको पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जब आप इस वीडियो को देख चुके होंगे कंप्लीट, जितने भी टाइम तक ये बनेगा मुझे नहीं पता, तो इस वीडियो को जैसे ही आप देख के फिर आप बुक को जो है पढ़ेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब बड़ा ही ज़बरदस्त एक तरीका यहाँ पे आपको आपके अंदर एक डेवलप होगा कि आप इस वीडियो को देख के उसके बाद आप बुक से पढ़ें। वो पढ़ना ज़रूरी है, बुक से आपने वीडियो देख लिया बट आपने पढ़ा ही नहीं, सीधा एक्सरसाइज करने लगे, वो गलत बात है। आपने अपने आप से रूल्स को पढ़ना है अच्छे तरीके से ताकि माइंड में सेट हो जाए। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ वर्ब। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वर्ब के बारे में वो कुछ बात कर लेते हैं, और यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, ठीक है, वो जानने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं जिनमें नाम लेते हैं गिव, आस्क, ऑफर, प्रॉमिस, टेल, ये सब जो है ऐसे वर्ब्स हैं जो दो ऑब्जेक्ट लेते हैं। कितने ऑब्जेक्ट लेते हैं, दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, जिनमें से एक ऑब्जेक्ट होता है इनडायरेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट होता है डायरेक्ट। अब ये भी प्रॉब्लम हो जाती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, ये भी तो समस्या है ना। तो यहाँ पे देखो, जो भी पर्सन को डिनोट करने के लिए यूज़ किए जाएंगे ऑब्जेक्ट, वो हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि प्रोनाउंस यहाँ पे आप समझ सकते हो। और जो चीज़ों को बताने के लिए जो ऑब्जेक्ट्स यूज़ किए जाते हैं उनको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है कहते हैं। अब एक और पॉइंट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले करते हैं, अर्थात डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद होगा। देखो इसने मतलब एक ही बात को दो तरीके से लिख दिया, ये थोड़ी सी एक्सेसिव चीज़ जो है लुसेंट में दी गई है, ठीक है। एक ही बात पढ़ लो, ये एक ही बात है, ये दूसरे नंबर पे बस नाम आगे पीछे कर दिया। जैसे कि देखो यहाँ पे है ये सेंटेंस, शी गेव मी एन एप्पल, ठीक है, ये पूरा सेंटेंस है, सी गेव मी एन एप्पल। अब यहाँ पे अगर इसको पूरा अलग से तोड़ दोगे तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, वर्ब में भी सेकंड फॉर्म है, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा मी, मी जो है क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउंस में भी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। हाँ, ऐसे तोड़ते चलना है चीज़ों को। फिर हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा एन एप्पल। अब एन एप्पल हमारा क्या है, ये दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं भाई, सबसे पहली बात तो ये है दोनों ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट को भी हम तोड़ रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। तो क्या करोगे आप, यहाँ पे
ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया मी। फिर उसके बाद है एन एप्पल। एन एप्पल जो है हमारा, एन एप्पल को भी तोड़ दो, एप्पल जो है हमारा नाउन हो गया, उसके पहले जो है हमारा एन आर्टिकल आ गया, ठीक है। तो लेकिन ये हमारा क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा जो कि पर्सन को डिनोट करेगा, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आएगा जो कि किसी भी चीज़ को डिनोट करेगा। यहाँ पे इस लाइन में ये चीज़ लिखी हुई है 2 बार करके, ठीक है। यहाँ पे समझ गए सारी चीज़ें, ये 7 के 7 सेंटेंस है ना, आप पढ़ के देख लेना। प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आती है उतने मिनट पे लिख के कमेंट कर देना। कि जैसे मान लो 0.7 रेशियो लिख के अगर आपको 30 सेकंड पे या 32 सेकंड पे प्रॉब्लम आ रही है तो ये जरूर मेंशन करें कि इतने मिनट पर इतने सेकंड पर हमें प्रॉब्लम आ रही है सर, इस चीज़ को दोबारा से एक्सप्लेन किया जाए, ठीक है। अब देखो आगे नोट बताया है, प्रपोजिशन टू या फिर फोर लगा के हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, अब हमने ऊपर क्या पढ़ा था, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, और फिर हमारा क्या था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है ऑब्जेक्ट, फिर हमने क्या पढ़ा था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। लेकिन अगर हम प्रेपोजिशंस का यूज़ करें बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे अगर प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे तो दोनों अपनी जगह क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल सेम सेंटेंस को देखते हैं, सी गेव एन एप्पल टू मी। यहाँ पे ऊपर क्या लिखा हुआ था, सी गेव मी एन एप्पल, लिखा हुआ था ना, ऐसे ही लिखा हुआ था ना। अब ये चीज़ अगर मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में क्या कर दूं, प्रेपोजिशन का यूज़ कर दूं, और यहाँ पे 2 ही प्रेपोजिशंस यूज़ किए जा सकते हैं, 4 या फिर 2। तो जो भी रिक्वायर्ड प्रेपोजिशन होगा वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट किस प्रकार का है। तो वहाँ पे अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लेके आना चाहता हूँ और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मैं पीछे लेके जाना चाहता हूँ, तो क्या होगा, प्रेपोजिशंस का यूज़ करना पड़ेगा मुझे। तो क्या कर सकता हूँ मैं, सी गेव मी एन एप्पल, सी गेव एन एप्पल टू किसको, मुझे, मी, है ना। तो ये तो जो है डायरेक्शन को एक तरीके से बताता है कि किसको किस तरीके से क्या चीज़ की गई। तो रूल नंबर फर्स्ट जो है इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जाना, और हम जो है और क्या चीज़ें हमने इसके अंदर पढ़ी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा, और कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, गिव, आस्क, ऑफर, प्रोमिस, टेल, ये सब के बारे में हमने कुछ जाना इसके बारे में। रूल नंबर 2 में देखते हैं हम क्या दिया गया है। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों ही फॉर्म यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी चेंज, बिना किसी चेंज के हम जो है क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में दोनों में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं वर्ब्स बता देता हूँ, आप इसको पढ़ के देख सकते हैं। ट्रांजिटिव इधर लिखे हुए हैं, इंट्रांजिटिव इधर लिखे हुए हैं। यहाँ पे वर्ब है वॉक, ड्रू यानी कि ड्रॉ, ठीक है, और उसके बाद स्टॉप, उसके बाद रिंग, उसके बाद मूव। ओके, इन सब वर्ब्स का आप क्या कर सकते हो, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ और भी वर्ब्स हैं, जैसे कि कम, गो, फॉल, डाई, स्लीप, इस तरीके के और भी वर्ब्स हैं। इनको हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स के रूप में यूज़ करते हैं। ये तो पता है क्या है, ये तो अब आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा कि सर वर्ब को कैसे पहचाने कि इंट्रांजिटिव है या ट्रांजिटिव है। भाई जितना आप पढ़ते जाएंगे ना, बाय एक्सपीरियंस आपको वो चीज़ आती जाएगी, वैसे ही दिमाग में बैठ जाएगी कि ये वाला वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है या दोनों का काम करता है। रूल नंबर 3 की बात करूँ, जब कोई भी इंट्रांजिटिव वर्ब प्रेपोजिशन के साथ जुड़कर यूज़ होता है तो वो क्या बन जाता है, ट्रांजिटिव बन जाता है। कैसे बन जाता है, देखो, नो वन रियलाइज ऑन माई वर्ड। अब यहाँ पे रियलाइज जो है ना, वो हमारा क्या है, वो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन उसके साथ हमने क्या कर दिया, प्रेपोजिशन ऐड कर दिया। तो उसके बाद हमें क्या चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है ना। अब देखो प्रेपोजिशन को क्या चाहिए, ये वैसे ये ऑब्जेक्ट है ना, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये प्रेपोजिशन का है, ये वर्ब का नहीं है। लेकिन
वर्ब के साथ हमने प्रेपोजिशन को ऐड किया है तो उसके साथ हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम ये कहेंगे कि हमने ये ऑब्जेक्ट जो है इस वर्ब के लिए भी यूज़ किया है, इसलिए हम इस इंट्रांसिटिव वर्ब को क्या कहेंगे कि ये एक ट्रांसिटिव वर्ब है। ठीक है, अभी आगे जो है हम अपना देखते हैं। देखिए नोट में दे रखा है, कभी कभी प्रेपोजिशन वर्ब के पहले भी यूज़ हो जाता है, ये वाली चीज़ भी देखी जा सकती है, जैसे कि द गंगा रिवर ओवरफ्लोज। अब यहाँ पे क्या करना होगा, देखो ऊपर वाले जो सेंटेंस है उसके साथ कंपेयर करना। यहाँ पे रियलाइज ऑन लिख रखा है, रियलाइज जो लिख रखा है, रियलाइज जो लिख रखा है उसके साथ ऑन लिख रखा है, बट यहाँ पे इन दोनों के बीच में स्पेस है। लेकिन जो ये वाला सेंटेंस आप देखेंगे, द गंगा रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक, यहाँ पे आपको इसके बीच में जब भी आप प्रेपोजिशन प्लस के वर्ब करोगे ना तो आपको एक साथ लिखना है विदाउट एनी स्पेस, आप स्पेस नहीं दे सकते उसके बीच में, वो पूरा एक वर्ड बनेगा। ओके, रूल नंबर 4 की बात करो, कभी कभी इंट्रांसिटिव वर्ब्स के बाद कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हैं जो कि वर्ब के जैसे होते हैं, और ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम कॉग्नेट ऑब्जेक्ट्स या फिर कॉग्नेट एक्यूजेटिव कहते हैं। ये तो एक सिंपल सी बात है, इसको आप देख सकते हो। एन ऑब्जेक्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ब, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि वर्ब के जैसा मीनिंग रखता है उसको हम क्या कहेंगे, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट जो है एक तरीके से कहेंगे। तो ये कुछ इतनी ज़्यादा जो है परेशान करने वाली बात नहीं है। रूल नंबर 5, अगर समझ में ना आए तो बता देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा से जो है उसको बता देंगे, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बता देंगे, जो भी पॉसिबल जो रास्ता होगा ना उसको अपनाएंगे। रूल नंबर 5, ट्रांसिटिव वर्ब्स कुछ ऐसे होते हैं जो कभी कभी इंट्रांसिटिव की तरीके से यूज़ किए जा सकते हैं, और उसका आपको पता है कि आपको या तो प्रेपोजिशन यूज़ करना पड़ेगा या फिर थोड़ा बहुत चेंज हमें सेंटेंस के अंदर करना पड़ेगा, तभी हम जो है उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे देखो, सी ईट्स ब्रेड, अब यहाँ पे लिख दिया वी ईट टू लिव। अब यहाँ पे इसका मतलब अलग है, इसका मतलब अलग है, समझ रहे हो ना आप। यहाँ पे मैंने कहा सी ईट्स ब्रेड, वो ब्रेड खाती है, ठीक है ना, वो ब्रेड खाती है। यहाँ पे मैंने कहा क्या कहा, वी ईट टू लिव, हम खाते हैं ताकि जिंदा रह सके, है ना। तो यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट, ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया एक तरीके से, सॉरी इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इंट्रांसिटिव है, ये अपना मीनिंग क्लियर कर रही है, जिंदा रहने के लिए हम खाते हैं। लेकिन यहाँ पे ईट्स, क्या ईट करती है वो पीछे देना पड़ेगा, इसीलिए इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है। तो सेम वर्ब है ईट, यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है। तो कुछ ऐसे इंट्रांसिटिव वर्ब्स हैं जो हमारे दोनों तरीके से यूज़ किए जा सकते हैं, इंट्रांसिटिव एंड ट्रांसिटिव। रूल नंबर 6 की बात करते हैं, जब भी कोई नाउन किसी वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब को मॉडिफाई करता है तो वो टाइम, प्लेस, डिस्टेंस, वेट, वैल्यू और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जिनके बारे में वो बताता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो नाउन है वो या तो एडवर्बियल ऑब्जेक्ट है या फिर एडवर्बियल एक्यूजेटिव है, उसको ये एक नाम दिया गया है, और ये एक्यूजेटिव या फिर ऑब्जेक्टिव केस में ही हो सकता है। देखो, ही वेंट होम, द मोबाइल सेट कोस्ट 2000 रुपीज़। अब यहाँ पे देखो सिंपल सी बात, इसने क्या कहा है, कोई भी नाउन जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा वो या तो टाइम के बारे में बात करेगा, या प्लेस के बारे में बात करेगा, या डिस्टेंस के बारे में बात करेगा, वेट, वैल्यू एक्सेट्रा एक्सेट्रा के बारे में वो बात करेगा, ठीक है। अब यहाँ में देखो, द मोबाइल सेट कोस्ट 2000 रुपीज़, 100 कह लो कोई दिक्कत नहीं है, 2000 रुपीज़। अब यहाँ पे देखो एक जो नाउन है, यहाँ पे देख लो 2000 रुपीज़, ये एक नाउन है, ठीक है, ये नाउन है, ठीक है। ये नाउन क्या कर रहा है, किस चीज़ को बता रहा है, ये बता रहा है वैल्यू को, बता रहा है ना वैल्यू को। अब हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम एक्यूजेटिव या फिर ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ कर सकेंगे, और एडवर्बियल ऑब्जेक्ट या फिर एडवर्बियल एक्यूजेटिव, इस चीज़ को हम कहेंगे जो ये चीज़ दी हुई है, ठीक है। अब ये किस चीज़ को जो है डिफाइन कर रही है, ये जो है इस कोस्ट को डिफाइन कर रही है कि कोस्ट क्या है ना, किसकी। अब ये कोस्ट किसकी है, ये कोस्ट किसकी है, मोबाइल की है, ठीक है, क्लियर है ना चीज़।
अभी आपके कमेंट्स आ जाते हैं कई बार कि सर आप सारे के सारे एग्जांपल्स नहीं करते हो। अभी हमने एक एग्जांपल को डिफाइन कर दिया, बाकी को आप करके देखो ना। नहीं आ रहे तो हमारे पास भेज दो, हम करेंगे कोशिश, और भी अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे बताने की। दूसरे नंबर पे पॉइंट्स आते हैं, ये तो थे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट वर्ब। अब बात करते हैं वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। जब भी इनकम्प्लीट होता है प्रेडिकेशन वर्ब्स का, तो किस किस तरीके की चीज़ें बातें होती हैं। यहाँ पे रूल नंबर फर्स्ट है, जब भी कोई इंट्रांजिटिव वर्ब कंप्लीट सेंस देता है ना, पता है आपको कि जब भी कोई इंट्रांजिटिव वर्ब होगा वो तो कंप्लीट सेंस ही देगा, इसमें जो है कंफ्यूजन वाली बात थोड़ी ना है। तो वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन उसको कहते हैं भाई, इसमें मतलब परेशानी नहीं होना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, इस चीज़ को ज़्यादा दिमाग पे नहीं बैठाना है, ठीक है। रट्टे नहीं मारने आपने रूल्स के कि ये ऐसा कह रहा है ऐसा कह रहा है, नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल सी चीज़ है, बस इंट्रांजिटिव वर्ब जो है अपना कंप्लीट मीनिंग देगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। सेकेंड पॉइंट, वे इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो किसी नाउन, एडजेक्टिव या फिर सम पार्ट ऑफ अनदर वर्ब के बिना कंप्लीट सेंस नहीं देते। कौन नहीं देते? इंट्रांजिटिव वर्ब्स। कई बार क्या होता है कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे हो जाते हैं जिसको किसी दूसरे नाउन की, एडजेक्टिव की या किसी भी वर्ब के दूसरे किसी पार्ट की ज़रूरत पड़ जाती है अपनी सेंस को कंप्लीट करने के लिए। क्या ऐसे वर्ब्स होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे वर्ब्स होते हैं। तो वे वर्ब्स या वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहलाते हैं। वर्ब्स को इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन के रूप में वर्ब टू बी, सीम, बिकम, अपीयर एक्सेट्रा का प्रयोग किया जाता है उसको दिखाने के लिए, है ना। जैसे कि द बॉय सीम्स, ही अपीयर्स, ही बिकेम। यहाँ पे क्या चीज़ है, जो ये हमारे सीम्स, बिकेम, अपीयर, इज, ये सब जो वर्ब हैं हमारे, इनसे हमें ये नहीं पता चल रहा है कि क्या ही अपीयर्स, क्या अपीयर हो रहा है, द बॉय सीम्स, क्या बॉय को क्या लग रहा है, ही बिकेम, वो क्या बन गया, द अर्थ इज, क्या द अर्थ इज। इनसे अब देखो इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, देखो ये सारी की सारी इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, सीम, अपीयर, बिकम, इज, ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, बट इनसे कंप्लीट ही नहीं हो रहा है सेंस। अब इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या है? जो अपने सेंस को कंप्लीट कर देगी विदाउट एन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन कोई ना कोई नाउन, कोई ना कोई एडजेक्टिव या कोई ऐसी चीज़ हमें यहाँ पे चाहिए जिससे क्या कर सकें, ये वर्ब्स अपना जो है क्या कर सकें, अपना जो मीनिंग जो है ना उसको कंप्लीट कर सकें। तो हम इनको क्या करते हैं, तो हम इनको कोई ना कोई, या तो कोई ना कोई नाउन दे देंगे, या कोई ना कोई एडजेक्टिव दे देंगे, या कोई और चीज़ दे देंगे, है ना, जिससे क्या कर सकें, ये अपना मीनिंग जो है क्या कर सकें, कंप्लीट कर सकें, ताकि जो बात है ना वो कहना क्या चाहता है उस चीज़ का हमें पता चले, है ना। अब जैसे कि द बॉय सीम्स लिख रखा था, तो वहाँ पे मैंने एक एडजेक्टिव दे दिया टायर्ड। बॉय कैसा प्रतीत होता है? टायर्ड। अब जैसे वो था ही बिकेम, अब वो क्या बन गया या क्या हो गया? तो अ डॉक्टर, है ना, अ डॉक्टर, या फिर अ टीचर, अ क्रिकेटर, अ प्लेयर, अ रेसलर, जो भी आप कहना चाहें। तो उसको मैंने क्या दे दिया? नाउन दे दिया। ही अपीयर्स प्लेज्ड, प्लेज्ड मतलब क्या है कि एक पास्ट पार्टिसिपल दे दिया, यहाँ पे मैंने किसी का वर्ब का एक पार्ट दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे ये चीज़ लिख रही नहीं इसने पीछे, है ना, पार्ट ऑफ अनदर वर्ब, तो ये वर्ब का एक पार्ट हो गया ना, पास्ट पार्टिसिपल, है ना, तो हम उसको ये कह सकते हैं। अब आप इसी सेम चीज़ को कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हो। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है सर? द वर्ड और फ्रेज यूज टू कंप्लीट द सेंस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। कोई भी ऐसा वर्ड या फिर फ्रेज जो कंप्लीट करने के लिए सेंस, सेंटेंस की यूज़ किया जाता है उसको हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। रूल नंबर 3 की बात करते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब्स के कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन, एडजेक्टिव, पार्टिसिपल, प्रेपोजिशंस विद ऑब्जेक्ट, इन्फिनेटिव और एडवर्ब के साथ जो है हम यूज़ कर सकते हैं। किसको? इंट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ कॉम्प्लीमेंट के रूप में। ये पीछे भी आप जो है डिफाइन कर ही चुके हैं लगभग थर्ड रूल को और ज़्यादा मतलब एक पॉइंट के रूप में बढ़ा के जो है इसने लिख दिया है। पॉइंट 4 की बात करते हैं। यदि इंट्रांजिटिव वर्ब का अर्थ ऑब्जेक्ट के प्रयोग करने पर स्पष्ट ना हो
तो ऑब्जेक्ट के बाद एक कॉम्प्लीमेंट यूज़ किया जाता है और इस कॉम्प्लीमेंट को हम फैक्टिटिव कहते हैं। भाई फैक्टिटिव क्या होता है? फैक्टिटिव का मतलब होता है द्विकर्मक। ये द्विकर्मक क्या होता है? डबल ऑब्जेक्ट भाई, डबल ऑब्जेक्ट। तो हमें क्या करना पड़ेगा फिर? एक अगर मान लो आपने क्या किया, ट्रांसिटिव वर्ब है, ठीक है, इंट्रांसिटिव के साथ दे दी थी ये सारी चीज़ें। अब ट्रांसिटिव वर्ब की बात की जा रही है। अब ट्रांसिटिव वर्ब है, उसको किसकी ज़रूरत है? ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। लेकिन भाई साहब वो ऑब्जेक्ट देने के बाद भी अपने मीनिंग को कंप्लीट नहीं कर पा रही है वर्ब। समझ रहे हैं चीज़ों को? तो फिर उसको एक कॉम्प्लीमेंट दिया जा सकता है, ठीक है। उसको क्या दिया जा सकता है? एक कॉम्प्लीमेंट दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल किस तरीके से वो कॉम्प्लीमेंट जो है एक तरीके से दिया जा सकता है, अभी देखो, एक मिनट। हाँ, जो यहाँ पे सेंटेंस है, द लॉस फिल्ड अस विद ग्रीफ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखा इसने, जो ये सेंटेंस है फिल्ड विद ग्रीफ जो इसमें लिखा हुआ है, ये जो है वर्बियल जो आइडिया है इसके अंदर ये प्रेजेंट किया गया है। इस सेंटेंस को हम जो है किससे दे सकते हैं? देखो सबसे पहले तो मैंने कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया इस लाइन को पढ़ के, मुझे इसको पढ़ना ही नहीं चाहिए था। अब देखो ध्यान से क्या हुआ, मैंने यहाँ तक सेंटेंस को ले लिया, फुल स्टॉप लगा दिया, द लॉस फिल्ड अस। अब देखो मैंने इस वर्ब को क्या दे दिया? एक ऑब्जेक्ट दे दिया, बट इस ऑब्जेक्ट से ये बात क्लियर नहीं हो रही ना। तो फिर मैंने इसको एक चीज़ और दे दी, लास्ट में एक कॉम्प्लीमेंट और दे दिया, विद ग्रीफ, ठीक है, विद ग्रीफ दे दिया मैंने इसको। तो ये अपनी सेंस को कंप्लीट कर पा रहा है। द लॉस फिल्ड अस विद ग्रीफ, जो लॉस था ना उसने हमें काफ़ी दुख से भर दिया, मतलब बहुत ज़्यादा दुख हुआ जो भी लॉस हुआ था उससे। अब इसी सेम बात को ना कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, द लॉस ग्रेव्ड अस, द लॉस ग्रेव्ड अस। अब इस सेंटेंस में और नीचे वाले सेंटेंस में डिफरेंस क्या है? द लॉस फिल्ड अस विद ग्रीफ, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? द लॉस ग्रेव्ड अस। अब देखो सब्जेक्ट दोनों जगह सेम है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस वर्ब को यहाँ पे रखा है सीधा, ठीक है ना। हमने क्या किया है, इसको वर्ब के रूप में यहाँ पे रखा हुआ है, और जो ये ऑब्जेक्ट था यहाँ पे, इसी ऑब्जेक्ट से क्लियर कर दिया, और इस वर्ब का मीनिंग हमने यहीं से उठा लिया। लेकिन जो ये वर्ब थी ना, ये वर्ब इस चीज़ को क्लियर नहीं कर पा रही थी, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो देखते हैं। अफेक्टिव जो वर्ब होती है उसको कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन, एडजेक्टिव, पार्टिसिपल, प्रेपोजिशन विद ऑब्जेक्ट, इन्फिनेटिव या एडवर्ब जो है दे के हम क्या कर सकते हैं, उसका जो मीनिंग है वो क्लियर कर सकते हैं। ये ऊपर जैसे चीज़ें हमने पढ़ी थी इंट्रांसिटिव वर्ब के साथ, उसी तरीके की जो है चीज़ यहाँ पे भी बताई गई है। अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट के अंदर, दोनों नोट कर लो। एक तो होता है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, एक होता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद, कौन सी वर्ब के बाद? इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद जब कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है और वो कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट को रेफर करने के लिए हम यूज करते हैं, उस चीज को बोलते हैं सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सेम चीज विद ट्रांसिटिव वर्ब यूज की जाती है, बट किसको रेफर करने के लिए? ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए, तो हम उस चीज को कहेंगे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। एक सेंटेंस लिखो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का और एक सेंटेंस लिखो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के एक एक सेंटेंस कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाओ, ताकि मुझे पता चले कि यहाँ तक आपने वीडियो को देखा है 28 मिनट तक, 29 मिनट तक, ठीक है। लास्ट पॉइंट पे पहुँच चुके हैं हम अपने लेसन के, वर्ब जो है, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ वर्ब। टू बी जो होगी वर्ब, उसके साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज़ किया जाता है। देखो सबसे पहले तो ये समझ लो कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो है, वर्ब प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वाला जो फॉर्म होता है ना, वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कौन सा होता है? जिसमें एस, ईएस या फिर आईईएस हम ऐड करते हैं, वो हमारा वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है? वो हमारा वर्ब का
फिफ्थ जो है फॉर्म होता है। दोनों में कन्फ्यूजन क्लियर है ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, पैसिव वॉइस में टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। हैज़ हैव हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है। डू डज और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ये तो मैं वैसे भी बताता रहता हूँ आपको। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है। रूल नंबर 6 की बात करो, किसी भी पर्टिकुलर वर्ब के बदले में कोई दूसरी वर्ब को यूज़ नहीं किया जा सकता। ये समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे हमें किस चीज़ का पता होना चाहिए, जो भी हमारा वर्ब हम यूज़ कर रहे हैं उसका एक प्रॉपर जो मीनिंग होता है ना, उसका पता होना चाहिए। और एक होता है सिचुएशनल मीनिंग, कि वहाँ पे है ना उसकी जो सिचुएशन है ना, वहाँ पे उसके कौन से मीनिंग की ज़रूरत है। एग्जाम्पल हैं, 2 सेंटेंस हैं, 4 सेम वर्ब के साथ बट अलग अलग डिफरेंट मीनिंग है, बट उस सेंटेंस की डिमांड क्या है उसके अकॉर्डिंग आप उस चीज़ को समझोगे। चारों करने पड़ेंगे मुझे यहाँ पे सेंटेंस। पहला सेंटेंस देखो, सी रेज्ड अ प्रॉब्लम। दूसरी बात, सी रोज अ प्रॉब्लम। अब यहाँ पे मैंने रेज वर्ब यूज़ किया है, ठीक है। अब देखो सबसे पहला जो सेंटेंस है वहाँ पे रेज जो है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी भी बात या प्रॉब्लम या किसी भी मुद्दे को उठाना। अब यहाँ पे आप प्रॉब्लम लिख रखा है तो किसी भी मुद्दे को उठाना, इसलिए ये सेंटेंस सही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे रोज लिखूंगा ना, यहाँ पे मैं रोज लिखूंगा ना, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रोज का मतलब क्या होता है, ये होता है राइज, रोज, और थर्ड फॉर्म मुझे आप लिख के बताओ कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपसे भी तो पूछूं ना मैं कुछ भी। तो ये वाला राइज का मतलब क्या होता है, उठना, है ना। राइज का मतलब क्या, उठना। और ये वाला राइज क्या होता है, किसी भी जो है बात को या किसी मुद्दे को उठाना। उठना मतलब सो के उठना, और किसी मुद्दे को उठाना मतलब किसी बात, किसी टॉपिक को जो है एक्सप्लेन करना, सामने लाना लोगों की, ठीक है, ये चीज़ है। दूसरे वाले सेंटेंसेस के बारे में बात करते हैं। हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप, हु डिस्कवर्ड द टेलीस्कोप। अब इन्वेंटेड सही है, डिस्कवर्ड गलत है। इन्वेंटेड का मतलब होता है किसी भी चीज़ की जो है क्या करना, आविष्कार करना, इन्वेंट करना, इन्वेंट करना। लेकिन डिस्कवर का मतलब क्या होता है, खोजबीन करना। देखो अभी ये कहोगे कि सर खोज करना और जो है इन्वेंट करना मतलब आविष्कार करना तो एक ही बात होती है। भाई खोज करना और आविष्कार करना दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, अलग अलग चीज़ें होती हैं दोनों, ठीक है। तो इस तरीके से भी हमें चीज़ों को समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पे है ना हमें जो है ना इस तरीके के वर्ब्स का जो फॉर्म होता है ना उसको जानना बहुत ज़रूरी है। कई वर्ब्स ऐसे हैं जो प्रोनाउंसिएशन में सेम हैं बट मीनिंग में डिफरेंट हैं, है ना। स्पेलिंग में सेम है बट मीनिंग में डिफरेंट हैं, यूज़ में डिफरेंट हैं। कई के ऐसे जो है वर्ब्स होते हैं जिनका मेन फॉर्म या बेस फॉर्म एक ही रहता है बट सेकंड एंड थर्ड फॉर्म डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें बड़े ध्यान से देखनी चाहिए और उनके बारे में बड़े ध्यान से हमें समझना चाहिए। पॉइंट नंबर 7, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो 2 पार्टिसिपल रखते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और उनके जो यूजेस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। इनसे संबंधित प्रश्न भी हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ज़्यादातर कॉमन एरर्स में इस तरीके के क्वेश्चंस मिलते हैं हमें। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एक वर्ब है यहाँ पे शुंक दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे शुंक दे रखा है, आसिफ हैज़ शुंक। दूसरे नंबर पे दे रखा है आसिफ हैज़ शुंकन। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे ये शुंक जो है थर्ड फॉर्म है और ये शुंकन भी थर्ड फॉर्म है, बट ये जो जब यूज़ किया जाएगा ये एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया जाएगा। चीज़ को समझने की कोशिश करो, ये एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया जाएगा। जब भी पास्ट पार्टिसिपल की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको SUNK शुंक यूज़ करना है भाई। ये चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ब्स दे रखे हैं जिनके डबल डबल फॉर्म्स बनते हैं, ठीक है। वो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे बाइंड, बाउंड, बाउंड ये होता है, एक बाउंडन भी होता है और इसका रूट फॉर्म यही बनता है। लेकिन जब हम बाउंडन की बात करते हैं तो वो एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया जाएगा, और जब हम बाउंड की बात करते हैं
तो हम उसको थर्ड फॉर्म के रूप में यूज़ करते हैं। जब वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी तो बाउंड को यूज़ करना है, BOUND। लेकिन जब एडजेक्टिव की ज़रूरत पड़ेगी तो आप इस बाउंड को यूज़ नहीं कर सकते, आप बाउंडन को यूज़ करोगे। ठीक है ना, समझ गए ना, ये सारे के सारे वर्ब्स जो है आप चेक आउट कर ले। ठीक है, पॉइंट्स की बात करते हैं, नोट जो है दी गई है यहाँ पे 2-3। टेबल के वर्ब के थर्ड फॉर्म में सेक्शन ए में जो दिए गए हैं वो मैं आपको ये चीज़ें जो है दोनों की दोनों बता चुका हूँ। तो यहाँ पे इसी तरीके से हमारा लेसन नंबर 14 जिसका नाम क्या है वर्ब, ये जो है कंप्लीट एक तरीके से हो जाता है। और आपको मैं ये बात बता दूं कि अगर आपने लूसेंट बुक ख़रीद लिया है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आप अमेज़ॉन से ख़रीदना चाहते हैं तो नीचे लिंक जो है आपको मैं दे दूंगा, उस लिंक से आप जो है इसको क्या कर सकते हो, ख़रीद सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।